हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की। उसमें हमने पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने 9 क्वेश्चन कवर करवा दिए थे। आज के पार्ट में हम 10 से लेकर 16 तक क्वेश्चन कवर करवाएंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर उसकी थ्योरी पढ़नी है, उसका टॉपिक रिवाइज करना है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके थर्मोडायनेमिक्स सर्च करके आप पूरा चैप्टर वहां से रिवाइज कर सकते हैं। हमने सारा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। हमारा जो 10th क्वेश्चन रहता है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अंदर क्या कहता है, ये कहता है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1.0 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे डेल ऑफ फ्रीजिंग मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग दे रखी है, यहाँ पे फ्रीजिंग आएगा तो आप यहाँ पे डेल एच ऑफ फ्रीजिंग लिख लेना। फ्रीजिंग दे रखा है उन्होंने कितना, ये दे रखा है 6.03 किलो जूल पर मोल। ये उसने हमें वैल्यू दे रखी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे हमें कुछ हीट कैपेसिटीज की वैल्यू दे रखी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे वाटर के लिए, मतलब यानी जब लिक्विड फॉर्म में था तो हीट कैपेसिटी की वैल्यू इतनी दे दी, और वाटर जब सॉलिड स्टेट में बन गया यानी आइस बन गया तब उसने हीट कैपेसिटी की वैल्यू हमें इतनी दे दी। यानी जो हमसे क्वेश्चन के अंदर वो हमसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि टोटल चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या रहेगी पूरी प्रोसेस के दौरान, जब वाटर, एक मोल ऑफ वाटर किस में बदल जाएगा, एक मोल ऑफ आइस के अंदर बदल जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर कहां तक, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भाई। ठीक है, यानी वो क्या कहता है आपने निकालना है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उसने हमसे पूछा है टोटल चेंज इन एंथैल्पी भाई, टोटल चेंज इन एंथैल्पी एंथैल्पी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस, कि जो ये प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस के दौरान टोटल चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, यानी डेल एच ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पूरी रिएक्शन के दौरान क्या होगी। तो ये जो रिएक्शन चल रही है ना, ये मेनली 3 स्टेप के अंदर चलेगी। कैसे चलेगी देखो, उसने क्या पूछा है, उसने कहा है कि फ्रीजिंग के लिए बताओ कि जब एक मोल ऑफ वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से कहा जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। तो कैसे देखो, शुरुआत में क्या रहा होगा, शुरुआत में जो हमारा 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ वाटर वो किस टेम्परेचर के ऊपर होगा, एट 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर होगा। ठीक है, फिर वो किस में बदला होगा, वो बदला होगा 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बदला होगा। ये होगा हमारा पहला स्टेप, 1 मोल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा पहला स्टेप रहा होगा। ठीक है, जब वाटर 10 डिग्री सेल्सियस से कहां पहुंचा, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचा। फिर आप देखेंगे कि दूसरे स्टेप के अंदर क्या रहा होगा। तो दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस में आइस बन चुका होगा। यानी यहाँ पे जो वाटर है ना 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचा है, वो लिक्विड फॉर्म में पहुंचा है। अब की बार क्या हुआ होगा, अब की बार 1 मोल ऑफ वाटर जो हमारा लिक्विड फॉर्म के अंदर था एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो किस में बदल गया होगा, वो बदल गया होगा 1 मोल ऑफ वाटर सॉलिड फॉर्म में, यानी आइस में बदल गया होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही। यानी 1 मोल ऑफ वाटर अब की बार वो बदल गया सॉलिड फॉर्म में, यानी अब वो बन गया है आइस किस टेम्परेचर के ऊपर, एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही। देखो पहले 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड फॉर्म में था, फिर हम उसको लेके गए 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की फॉर्म में ही लेके गए, यानी लिक्विड की फॉर्म में। फिर हम क्या लेके गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर लिक्विड फॉर्म में था, अब की बार वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस की फॉर्म में बदल चुका है। ये हमारा सेकंड स्टेप रहा होगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या रहा होगा कि जो वाटर सॉलिड स्टेट में है ना 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अब की बार उसे हम लेके जाएंगे -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी अब की बार क्या हुआ होगा, थर्ड स्टेप के अंदर 1 मोल ऑफ वाटर जो कि हमारा आइस बन चुका है, यानी जो सॉलिड फॉर्म में आ चुका है, आइस बन चुका है एट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसे हम लेके जाएंगे 1 मोल ऑफ आइस, 1 मोल ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी ये 3 स्टेप में होके गुजरेगी ये पूरी प्रोसेस। तो क्या देखा आपने, हमारे पास में 1 मोल ऑफ वाटर था किस टेम्परेचर के ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड फॉर्म में। फिर हम उसको लेके गए 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड फॉर्म में ही। फिर हम 0 डिग्री सेल्सियस से लिक्विड से हम कहां पहुंचे, 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड में पहुंचे, यानी आइस में हम पहुंचे। फिर हमने क्या देखा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसे हम लेके गए -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और यही उसने हमसे पूछा है कि 10 डिग्री सेल्सियस से कहां पे पहुंचे हैं आप, -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे हैं। तो 3 स्टेप में होके गुजरी है ये प्रोसेस। ठीक है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस उसने बताया कि जो एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्रीजिंग है ना, वो कितनी दे रखी है, 6.03 किलो जूल पर मोल दे रखी है।
यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो फ्रीजिंग प्रोसेस होती है ना, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जो फ्रीजिंग प्रोसेस होती है उस दौरान जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी क्या होती है, वो रिलीज होती है भाई। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है इसका मतलब प्रोसेस होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होती है ना, वो किस में जाएगी, नेगेटिव के अंदर होती है भाई, जब एनर्जी रिलीज होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीजिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है ना, इसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है फ्रीजिंग के दौरान, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला बनाते हैं इसका, देखो। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो। तो 1 मोल ऑफ वाटर कहां पे था, 10 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। और अब पहुंचा है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड फॉर्म के अंदर ही पहुंचा है। तो यहाँ पे लिक्विड वाले की हीट कैपेसिटी हमको दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, सीपी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीपी वाटर, और किस फॉर्म में है ये, लिक्विड फॉर्म के अंदर दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। और अब यहाँ पे देख रहे हैं, देखो फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, देखो दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप इसकी मल्टीप्लाई किसके करवाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर से करवाएंगे, यहाँ पे करवा दिया प्लस में। फिर क्या हो रहा है, जब ये हो गया है तो हम पहुंचे हैं फ्रीजिंग वाली स्टेट के ऊपर। और फ्रीजिंग में आप देखेंगे कि केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, देखो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, यानी वो फ्रीज हो रहा है। और फ्रीजिंग की जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू उसने हमें पहले ही दे रखी है, तो यहाँ पे आप प्लस क्या करेंगे, डेल एच ऑफ फ्रीजिंग आप प्लस कर देंगे, ये दूसरे स्टेप के लिए था, ठीक है। फिर प्लस में, फिर आप क्या करेंगे, अब की बार जो हमारा आइस है वो किसमें बदल गया है, वो आइस है, फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन अब की बार तापमान चेंज हो रहा है, ठीक है। और तापमान चेंज हो रहा है तो हमारा जो लिक्विड था वो किसमें बदल चुका है, आपकी बार सॉलिड स्टेट में बदल चुका है। तो सॉलिड के लिए उसने हमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीपी ऑफ वाटर, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में बन चुका है अब की बार। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, क्योंकि तापमान चेंज हो रहा है तो मल्टीप्लाई में आप डेल्टी करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बनता है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब आपने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो सीपी ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कितना है, देखो 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पे ये किस में दे रखा है, जूल में दे रखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ये किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं किस में बदल लूंगा, किलो जूल में बदल लूंगा। और किलो जूल में कैसे बदलेंगे आप, या फिर पहले आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको किलो जूल में बदलना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो मैं सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देता हूं, जूल के अंदर ही लिख देते हैं। यहाँ पे सीपी ऑफ वैल्यू है 75.3 और ये जूल के अंदर दे रखी है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, देखो 0 से 10 में चेंज हुआ है, यानी आप करेंगे 0 - 10, ये हो गया है, ठीक है, इतना हो गया। अब प्लस में डेल एच ऑफ फ्रीजिंग की वैल्यू कितनी है, तो ये 6.03 किलो जूल के अंदर है भाई। तो यहां पे आप माइनस का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 6.03, और ये दे रखा है किलो जूल पर मोल के अंदर, पर मोल। यहां पे देखेंगे तो सॉलिड की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉलिड की दे रखी है 36.8, तो प्लस में 36.8 ये हो गया। और मल्टीप्लाई में आप क्या करेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, देखो -10 से 0 पे जा रहा है, तो आप करेंगे -10 - 0, ये हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, और सरक जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आएगा, तो ये बन जाएगा -753, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस की वैल्यू है एज इट इज, तो ये हो जाएगा -6.03, और ये किलो जूल के अंदर है, ये ध्यान रखना आपकी बात, ठीक है। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट सरक जाएगा, यानी ये बन जाएगा -368, ये बन गया। तो ये दोनों वैल्यू किसमें थी, ये थी वैल्यू जूल के अंदर। मैं इनको किलो जूल में बदल लेता हूं। किलो जूल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000 करते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे डिवाइड में जब आप 1000 करेंगे, यहाँ पे आप डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, यहाँ पे आप डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो 1000 कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी -0.753, ठीक है, ये -6.03, और ये हमारी कितनी बन जाएगी, -0.368। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे, अब देखो ये सारी की सारी वैल्यू किसमें बना दी हमने, किलो जूल में बदल दी है। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी आपकी -7.151, -7.151 किलो जूल पर मोल। ये बन जाएगी आपकी वैल्यू किसकी, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की, क्योंकि हमने तीनों की वैल्यू किसमें कर दी है, किलो जूल में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2।
कहता है कि जो एंथैल्पी ऑफ कंबसन, कंबसन का मतलब होता है जलना, ठीक है, यानी जलेगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब ये भी होता है कि वो चीज जो जल रही है ना वो ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। तो ये कहता है कि कार्बन क्या हो रहा है, कंबसन हो रहा है और CO2 में बदल रहा है। यानी अगर मैं इसकी कंबसन की इक्वेशन लिखूं तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंबसन क्या बनेगी यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ कंबसन, तो कंबसन की इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, कार्बन है और कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, और जल रहा है तो ये क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो एंथैल्पी ऑफ कंबसन की वैल्यू वो दे रखी है -393.5 किलो जूल, यानी एंथैल्पी ऑफ कंबसन की वैल्यू उसने हमें दे दी है -393.5 किलो जूल पर मोल, ये हमें वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2, कहता है कि आप ये बताओ कि कितनी हीट रिलीज होगी जब 35.2 ग्राम ऑफ CO2 बनेगा फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन, कार्बन और डाइऑक्सीजन से जब 35.2 कार्बन 2 ग्राम CO2 बनेगा तो कितनी हीट रिलीज होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब आप CO2 का मोलर मास निकालेंगे ना तो कितना आएगा, देखो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 1 का 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, और जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 44 ग्राम आएगा। यानी यहां से क्लियर है कि जब आप 44 ग्राम CO2 को बनाते हैं तो कितनी हीट रिलीज होती है, -393.5 किलो जूल होती है। यानी आप लिख सकते हैं कि हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम CO2, कितनी हीट रिलीज हो रही है, तो आप लिखेंगे -393.5 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट रिलीज हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्राम CO2, 1 ग्राम CO2, तो 1 ग्राम पे कितनी होगी, तो -393.5 डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 44, है ना। और अब मैं कहूं कि हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम, जो कि उसने मुझसे पूछा है, 35.2 ग्राम ऑफ CO2, तो कितनी होगी, तो आप बताएंगे कि 393 -393.5 डिवाइड में 44 और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 35.2 ग्राम कर दोगे। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपकी वैल्यू आती है अप्रोक्स 314.8 भाई, 314.8 314.8 किलो जूल, ठीक है, इतनी आपकी वैल्यू आ जाती है। यहां पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो हीट रिलीज की वैल्यू होती है ना वो तो आप साइन लगाएंगे प्लस का, अगर आपसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पूछ रहा है ना तो आप ये भी लिख सकते हैं 314.8, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पूछ रहा है। लेकिन अगर वो यहाँ पे ये कहे ना कि एंथैल्पी चेंज बताओ तो एंथैल्पी चेंज में आप साइन माइनस का लगा देंगे भाई, ठीक है। वैसे आपका आंसर ठीक है ये, क्योंकि हीट रिलीज हम किस में देखते हैं, माइनस में देखते हैं, तो आप इस तरीके से बता देंगे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, N2O और N2O4 की वैल्यूज दे रखी हैं हमें, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। और हमें रिएक्शन दे रखी है तो आपने हमसे पूछा है कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बताओ। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू कैसे होती है, तो ये होती है समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे हम निकालते हैं, ठीक है। इसका साइन होता है मतलब समेशन, यानी सभी वैल्यूज को जोड़ना। तो प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं हम कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, एक तो N2O है, दूसरा 3 मोल ऑफ CO2 है। तो N2O की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 1 2 3, यानी थर्ड वाले पे N2O की वैल्यू है, तो 1 2 3 ये है थर्ड वाले पे N2O की वैल्यू, तो 81 हो गया प्लस। अब नेक्स्ट क्या है 3 मोल ऑफ CO2, तो 3 आप लिखेंगे और फिर CO2 की वैल्यू लिखेंगे। तो CO2 की कितने पे है, देखो 1 2 सेकंड वाले पे है, तो 1 2 ये रही सेकंड वाले पे, -393, तो -393 ये हो गई हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट वाले में, तो रिएक्टेंट कौन सा है हमारा, सबसे पहला है N2O4, तो N2O4 कहां पे है, देखो 1 2 3 4 फोर्थ वाला, 1 2 3 4 फोर्थ वाला 9.7, तो 9.7 प्लस में फिर क्या है 3 मोल ऑफ CO, तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे और CO की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 1 फर्स्ट वाली है, यानी -110 यहां पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, तो 81 ये साइन आ जाएगा माइनस का, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 27 का 7 हासिल पाई 2
और 3 3 9, 9 और 2 ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये हो गया माइनस, यहाँ पे 9.7 है और इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो माइनस का साइन आएगा और 3 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, तो 81 माइनस 1179 माइनस 9.7 और ये हो जाएगा प्लस 330। तो देखो 81, अब पहले प्लस वाले हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 1 और 0, ये तो 1 हो गया। ठीक है, और 8 और 3 11 का 1 का हासिल पाई 1, यानी 3 और 1 4, यानी 330 में जब हम 81 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 411। ठीक है, अब ये माइनस वाले में माइनस वाला जोड़ देते हैं, तो जोड़ो भाई, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 1179.0 और ये हो गया 9.7, 7 के साथ 9 9 18 का 18 हासिल पाई 1 8 और 1 1, यानी 1188.7, ये माइनस में आ गया, माइनस 1188.7। अब इसमें से ये माइनस करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 411.0, माइनस करो एक बार, तो 7 के 7 और ये हो गया 8 में से 1 गया, ये हो जाएगा 7, 8 में से 1 गया 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 11 में से 4 गए तो कितना रह जाएगा 7। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस में, यानी माइनस 777.7, सॉरी 7 भी, ठीक है 777.7 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एनर्जी अगर माइनस में है तो किस में आ रही है, रिलीज हो रही है, और ये प्रोसेस कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें नाइट्रोजन प्लस में 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मिलके 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हैं, जिसके लिए उसने हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है -92.4 किलो जूल पर मोल। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मतलब है वो मुझसे केवल 1 मोल ऑफ अमोनिया की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ अमोनिया की बात कर रहा है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाते समय एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये बात वो हमसे पूछ रहा है। और यहाँ पे उसने हमें दे रखी है कि देखो यहाँ पे कितना मोल बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो 2 मोल अमोनिया के समय इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 1 मोल अमोनिया बनते समय कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपली -92.4 को डिवाइड कर देना है 2 से, वो 1 के लिए आ जाएगी। अरे भाई 2 मोल के लिए जब इतनी वैल्यू है तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 2 6 12 पॉइंट 2 दूनी 4, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। CH3OH को क्या कहते हैं, मिथेनॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निकालो फॉर द फॉलोइंग डाटा, और हमें डाटा दे रखा है। ठीक है, इस डाटा के अंदर हमसे क्या कह रहा है कि मिथेनॉल जो है जब हम उसको कंबसन करते हैं तो हमें CO2 और H2O मिलता है, जिसके लिए एनर्जी इतनी रिलीज होती है। फिर कह रहा है कि जब हमने कार्बन को कंबसन किया तो हमें CO2 मिला और उसके लिए एनर्जी इतनी रिलीज हुई। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन को जब हमने कंबसन किया तो वाटर मिला और उसके लिए एनर्जी इतनी रिलीज हुई। और हमसे पूछ रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल बनाना है। तो अब ध्यान से समझना कि अगर मिथेनॉल आपने बनाना है तो मिथेनॉल कैसे बन सकता है, जब आप एक कार्बन लेंगे, है ना, कार्बन में क्या लेंगे, 2 हाइड्रोजन लेंगे और 2 हाइड्रोजन में क्या लेंगे, हाफ ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, तब जाके आपका मिथेनॉल बनेगा। तभी बन सकता है देखो कार्बन, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन है तो 1 से 1 ऑक्सीजन हो गया, है ना। तो ये रिएक्शन चलेगी तब जाके आपको क्या मिल सकता है, मिथेनॉल मिल सकता है। और हमने एक लॉ पढ़ा था, हेस लॉ, अगर आपको याद हो तो। हेस लॉ कहता है कि कोई रिएक्शन है वो चाहे एक स्टेप में कंप्लीट हो चाहे फर्दर मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो, तो एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबसन के लिए वो हमसे पूछ रहा है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबसन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी, क्योंकि जल रहा है ना, तो जलेगा किससे, जो बना होगा वही जलेगा। तो यहाँ पे होगी समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी भाई, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ये हमारा फॉर्मूला होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबसन का, क्योंकि यहाँ पे हमें सारी रिएक्शन किसकी दे रखी है, कंबसन की दे रखी है। तो कंबसन में हमसे क्या होगा, कंबसन की वैल्यू होगी कि जितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन की एनर्जी की वैल्यू है हम रिएक्टेंट की माइनस कर दें तो उतनी चेंज होगी कंबसन के दौरान। ये हमारा फॉर्मूला रहता है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ये आपने याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी है हमें -726, तो ये हो गया -726 हो गया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट में क्या क्या बन रहा है, देखो तो मेन रिएक्शन हमारी है ये वाली, ये है हमारी मेन रिएक्शन जिसमें मिथेनॉल ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें कंबशन में प्रोडक्ट क्या है, एक तो CO2 है और एक 2 मोल ऑफ वाटर है। तो CO2 के लिए एनर्जी देखो, अब CO2 के लिए एनर्जी क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे दे रखी है क्योंकि CO2 बन रहा था, तो -393 दे रखी थी, तो यहाँ पे हो जाएगी -393, ये हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है, CO2 की। और अगर आप वाटर की देखेंगे तो 2 मोल है, ठीक है, तो 2 मोल में 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा वाटर बन रहा था, तो आप करेंगे प्लस 2 मोल ऑफ वाटर की वैल्यू कितनी है, -286, तो ये तो हो गया समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब माइनस हम किसे करेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट यहाँ पे केवल मिथेनॉल है भाई, देखो CH3OH है, ऑक्सीजन को हम नहीं देखेंगे, ये तो एयर है भाई, हवा की प्रेजेंस में वो चीज चल रही है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH, ये है हमारा रिएक्टेंट। और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल की, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो सारी वैल्यूज को हम इधर ले जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो -726 ये हो गया, इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं तो ये -393 है, और ये साइन किसका आएगा, माइनस का, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 का 2 हासिल पाई 1, 2 8 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल पाई 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ये -572 हो गया, माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। और इसे हम करते हैं प्लस, देखो -726 करो, ये हो जाएगा, माइनस में आएगा 3 और 2 5, और 9 और 7 16, हासिल पाई 1 4, 4 और 5 9, ठीक है, और ये हो गया माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाते हैं और इसको यहां ले आते हैं, तो ये हमारा बनेगा, देखो अगली स्लाइड ले लेता हूं मैं, एक सेकेंड, देखो तो यहाँ पे क्या है, इधर -726 है, तो यहाँ पे -726 है, और ये क्या होगा, अब ये देखो -965 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, प्लस में हो जाएगा प्लस 965, ये प्लस का हो गया, इधर चला गया, ठीक है, और ये वैल्यू माइनस में ही है तो माइनस उधर ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH, ये हो गया है। अब देखो प्लस में से इसे माइनस कर देते हैं तो कितना होगा, देखो 965 में से 726 घटाओ, तो हो जाएगा 15 में से 6 जाएंगे 9, यहाँ पे 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे 3, और यहाँ पे 9 में 7 जाएगा 2, ठीक है, तो ये बच गया 239, इज इक्वल टू माइनस डेल एफ ऑफ मिथेनॉल, और माइनस उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल CH3OH, और ये वैल्यू आ जाएगी -239 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने इस तरीके से निकालनी थी, यानी फॉर्मूला आपने मेन यहाँ पे क्या याद रखना था, फॉर्मूला आपने मेन याद रखना था कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से आपने रिएक्टेंट घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। अब आपसे पूछ रहा है कि ये आपके पास में प्रोसेस चल रही है CCl4 और ये बना रहा है कार्बन और 4 मोल ऑफ Cl बना रहा है, इसके लिए आपने एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालनी है, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4, और CCl के लिए बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू भी निकालनी है कि क्या होगी। और आपके पास में ये कुछ प्रोसेसेस के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू दे रखी है। देखो सबसे पहला दे रखा है डेल एच ऑफ वेपराइजेशन, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन आपको दे रखा है CCl4 का 30.5 किलो जूल। इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखूं तो ये वैल्यू कब आई होगी, जब जो CCl4 है वो क्या हुआ होगा, वेपराइज हुआ होगा। इसका मतलब है कि CCl4 जो है हमारे पास में पहले रहा होगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, है ना, फिर हमने उसको कुछ एनर्जी दी होगी और वो किस में बदला होगा, वो बदला होगा वेपराइज फॉर्म के अंदर, यानी CCl4 ये बदला होगा वेपर फॉर्म के अंदर, वेपर फॉर्म के अंदर, तब जाके ये एनर्जी रिलीज हुई होगी। और इधर आप देखेंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो ये वैल्यू कब आई होगी, जब आपके कार्बन एक होगा और कितने 2 मॉलिक्यूल आपके किसके, क्लोरीन के हुए होंगे। जब ये दोनों आपस में मिले होंगे तब जाके CCl4 बना होगा, है ना। देखो CCl4 का फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है तो जाके ये बना होगा। नेक्स्ट वाले में आपसे कह रहा है कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू दे रखी है, किसकी, कार्बन की। यहां पे आप समझो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, देखो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, एटम बनाने के लिए जो एनर्जी
जरूरी होती है। यानी मान के चलो कोई चीज हमारे पास में मेटल लेटिस की फॉर्म में है, मेटल की फॉर्म में है, और अगर मैं उसको कितनी एनर्जी दूं कि वो मेटल अपने गैसियस एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ मेटल लेटिस इनटू इट्स गैसियस एटम। कि जो मेटल लेटिस है उसको गैसियस एटम में बदलने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहाँ पे कार्बन के लिए दे रखी है, इसका मतलब ये वैल्यू कब रिलीज हुई होगी, जब कार्बन हमारे पास में होगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, और वो किसके अंदर बदला होगा, वो बदला होगा कार्बन गैसियस फॉर्म के अंदर। जब सॉलिड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में वो बदला होगा तब जाके एनर्जी रिलीज हुई होगी। सिमिलरली यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन के लिए दे रखी है, तो ये कब रिलीज हुई होगी, ये रिलीज होगी जब आपके पास में क्लोरीन होगा और क्लोरीन को आपने एनर्जी दी होगी, वो जाके क्या बना होगा, 2 मॉलिक्यूल Cl में बदला होगा, है ना। वैसे तो ये भी गैसियस फॉर्म में होती है और ये भी किसमें मिलेंगी आपको, गैसियस फॉर्म में ही मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्लोरीन क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म के अंदर बदल रहा है, एटम्स अलग अलग हो रहे हैं, तो इस दौरान ये वाली एनर्जी रिलीज हुई होगी। यानी टोटल आप देख रहे हैं तो आपके पास में ये रिएक्शन चलती हैं इन एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अब मेन जो क्वेश्चन है हमसे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द प्रोसेस, यानी ये जो प्रोसेस है ना इसके लिए आप एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बताओ। तो मेन जो इक्वेशन है हमारी ये है, वी एम, जो हम एम कर रहे हैं इक्वेशन वो तो हमारी ये है, इसके लिए हमें एंथैल्पी चेंज की वैल्यू निकालनी है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या हमने बनाना है, मतलब ये, ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, यानी कार्बन और 4 मोल ऑफ Cl बनाने हैं, इसके लिए हमें फॉर्मेशन की वैल्यू लिखनी है। तो आप देखेंगे कि कार्बन यहाँ पे चारों इक्वेशन में कहां बन रहा है, तो कार्बन यहाँ पे बन रहा है, देखो गैसियस फॉर्म में है ना यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में तो इस तीसरी वाली इक्वेशन के अंदर बन रहा है ना। और आगे देखेंगे आप 4 मॉलिक्यूल Cl बन रहे हैं किस फॉर्म में, गैसियस में, तो ये क्या बन रहे हैं, यहाँ पे तो 2 ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो है उसे जोड़ देंगे किसके साथ में, प्लस में 2 मोल ऑफ इक्वेशन नंबर 4 को जोड़ देंगे, 2 मल्टीप्लाई में इक्वेशन ऑफ 4 को आप जोड़ देंगे, तभी तो बनेगा ना कार्बन और 4Cl, क्योंकि इसे जोड़ेंगे तो कार्बन मिलेगा हमें, है ना, ये वाला कार्बन मिलेगा, और जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4Cl मिलेंगे मुझे, तो मैंने ये इक्वेशन जोड़ दी। और बाकी क्या होता है, जो इक्वेशन फालतू बच जाते हैं उन्हें हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, और माइनस कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 को, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है हमें 715 भाई, 715 वैल्यू दे रखी है, किलो जूल में है सारी वैल्यू, ठीक है। और प्लस में 2 मल्टीप्लाई में इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 242, माइनस में इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू कितनी है, तो ये दे रखी है -135 और 0.5 है भाई, ठीक है, -135.5, ठीक है। और माइनस इक्वेशन 1 कितनी दे रखी है, तो ये दे रखी है 30.5, -30.5। इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो 715 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 135.5 और ये -30.5, ठीक है। तो पहले 135 में से 30.5 ही घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 135.5 और 30.5, तो ये हो जाएगा 0.5 के 5 और 3 में से 3 गया 0 और 105, यानी कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो ये हो गया 715 प्लस 484 प्लस 105, इन्हें जोड़ देते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 5 14, हासिल पाई 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 10 की 0, हासिल पाई 1, 8 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 1304 आ गया अभी हमारे पास में किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये तो आ गई एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी, इस वाली प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक सेकंड भाई, यहाँ पे मैं स्लाइड ले लेता हूं नई वाली। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी फॉर CCl इन CCl4, तो यहाँ पे जो एनर्जी निकलेगी ना वो क्या निकलेगी, एवरेज निकलेगी भाई, ये बात आप ध्यान रखना। हमने जब बॉन्ड एंथैल्पी का आपको टॉपिक बताया था तो हमने बताया था बॉन्ड एंथैल्पी वो एनर्जी होती है जब बॉन्ड्स बनते हैं ना उस दौरान जो एनर्जी निकलती है वो बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ये बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन हमने फिर बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में कि दो टाइप से होती है। एक तो होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल, दूसरी होती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक के लिए जो वैल्यू होती है वो तो एज इट इज रहती है, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिसमें दो से ज्यादा एटम होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 और 4 5 एटम यहाँ पे, तो ये पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आएगा। तो पॉलीएटॉमिक के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो क्या ली जाती है, एवरेज ली जाती है। यानी जो हमारी टोटल एनर्जी अभी आई है ना, कितनी आई है, 1304 आई है, इसका हम एवरेज लेंगे। तो एवरेज कैसे लेंगे, देखो अब CCl4 में कितने बॉन्ड होते हैं, देखो CCl4 कितने बॉन्ड है, टोटल 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो हम इसका एवरेज लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1304 डिवाइड में आप 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 3 12 है ना, यहाँ पे 1 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बच गए, 4 पंजे 4 छिका 24, यानी 326 हमारी बॉन्ड एंथैल्पी आई है किसमें, CCl में, ठीक है, इन CCl4 के अंदर। तो 326 क्या आ गई, किलो जूल पर मोल, हमारे पास में बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू आ चुकी है। तो ये था हमारे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल यू इज इक्वल टू 0 व्हाट विल बी डेल एस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। देखो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो हीट ट्रांसफर होती है, ना ही मतलब मास एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ना तो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है और ना ही मास एनर्जी ट्रांसफर होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जैसे हमारा कैम्फर का एग्जांपल है, कैम्फर अगर हम धूप में रख देंगे तो हमारा ना तो पानी ठंडे से गर्म होगा और ना ही हमारी पानी की अमाउंट कम होगी धूप के अंदर भी, चाहे हम सारे दिन रखा रहने दें उसको, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है कि जब ना तो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में और ना ही मास एनर्जी ट्रांसफर हो। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो कहता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या है, 0 है। इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा जो कैम्फर है वो सिस्टम हो गया है और बाहर का जो एरिया है वो सारा क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। तो इनके बीच में कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, ये कहता है इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब। तो हमसे पूछता है व्हाट विल द एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, अभी डेल एस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी चेंज क्या होता है, अगर आप इसको समझते हैं तो एंट्रोपी चेंज का सिंपल मतलब होता है भाग दौड़ भाई, यानी जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको दिखाई देगी वहां पे एंट्रोपी चेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आप किस तरीके से देंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज 0। उसने कहा कि इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या है, 0 है। बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट एक्सचेंज एनी एनर्जी विद द सराउंडिंग, क्योंकि वो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। बट लेकिन जो एंट्रोपी होता है ना, टेंड्स टू इंक्रीज इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, की जो एंट्रोपी है वो हमेशा बढ़ती रहती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की रिगार्डिंग। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, ये वो प्रोसेस होती हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल यानी बाहरी सहायता के चलती हैं। जैसे मान के चलो हमारे कोई चाय का कप है और वो चाय का कप गर्म है, लेकिन जैसे वो रखा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अपने आप चलती है, तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है। और कहीं पे अगर आपको डेल एस की वैल्यू नेगेटिव दिखाई दे जाए तो इसका मतलब होता है वो कौन सी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी ऐसी प्रोसेस जो किसी बाहरी सहायता की मदद से चलेंगी वो होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, और जिसे किसी भी बाहरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है वो होती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसने कहा कि एंट्रोपी चेंज जो है वो तो बढ़ती रहती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, इसीलिए डेल एस की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से बड़ी होगी यानी पॉजिटिव होगी। तो यही बात तो हमने बताई है। तो ये थे हमारे 10 से लेकर 16 तक क्वेश्चन। आशा है आपको सबसे सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।